सभी को प्रणाम मेरा भाव भरा। आज का विषय जैसे आपको मालूम है गर्भ का ज्ञान विज्ञान। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जिससे कि आप समझ सकें कि ये हम क्यों करा रहे हैं, ये गर्भ संस्कार की क्लासेस क्यों चल रही हैं सभी प्रांत की। इस विषय को समझने के लिए आज हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं, चर्चा करेंगे। हमारे गुरु, हमारे मास्टर, गायत्री परिवार के संस्थापक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने युग निर्माण का संकल्प लिया, अर्थात मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। मनुष्य में देवत्व के उदय से हम क्या समझते हैं? मनुष्य में देवत्व का उदय का अर्थ है कि हर चेतना जो इस धरती पर आ रही है उससे संभावना है देवत्व को धारण करने की, अर्थात अच्छा बनने की। एक पूरा वट वृक्ष के बीज में समाया होता है, यानी वट वृक्ष के बीज में वट वृक्ष बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, यानी हम सब यदि चाहें तो धीरे धीरे शनै शनै आगे बढ़ते हुए देवत्व की कक्षा में शामिल हो सकते हैं, महामानव बन सकते हैं, देव मानव बन सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? गुरुदेव ने इस युग निर्माण हेतु जो स्टेप्स बताए, जो एक सिस्टमैटिक तरीका बताया, वो है व्यक्ति निर्माण का, परिवार निर्माण, परिवार निर्माण से समाज निर्माण और समाज से राष्ट्र और युग का निर्माण। व्यक्ति निर्माण को यदि हम गर्भ से आरंभ कर दें, या बल्कि गर्भ से भी पूर्व, गर्भ धारण के 3 से 6 महीने पूर्व अगर आरंभ कर दें, तो हम देखेंगे ये युग निर्माण बहुत सहजता से होता चला जाएगा। परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने और भी काम करिए, 3200 पुस्तकें लिखी, गायत्री मंत्र को जन सुलभ बनाया, यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को घर घर पहुंचाया, संस्कार परंपरा के अभिवर्धन के लिए जीवन पर्यंत काम किया। जो उनका सबके पीछे का सूत्र था वो था वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसपे आज हम चर्चा कर रहे हैं, आओगढ़े संस्कारवान पीढ़ी, जिसको हमारे गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी ने 8वां आंदोलन, हमारे 7 आंदोलन है और 8वां आंदोलन इसको डिक्लेयर किया है, आओगढ़े संस्कारवान पीढ़ी। और इसमें हमें प्रत्यक्ष मार्गदर्शन श्रद्धेय डॉक्टर साहब का और श्रद्धा जी का मिलता है। और इस पूरी कार्य योजना को समाज के सामने लेके आने का, गायत्री परिवार के सामने लेके आने का जो श्रेय जाता है वो आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी को जाता है, जो स्वयं गायनेकोलॉजिस्ट है और जो डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ उत्तर प्रदेश की पोस्ट से रिटायर हुई। तो आइए एक बार परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके दिव्य संरक्षण में उनका ध्यान करते हैं, माँ गायत्री का ध्यान करते हैं। हृदय के स्थान पर सभी गर्भवतियां अपने बच्चे को साथ में जोड़ने के लिए अपने पेट पर हाथ फैलाएं और मन ही मन बच्चे से कहे कि आओ शिशु, हम इस कक्षा में दोनों मिल करके साथ साथ जुड़ते हैं। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओ भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस कक्षा के विज्ञान पे आगे बढ़े इससे पहले आप ये एक कोट जरूर समझिए। निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट हुए, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना है तो हमें एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन के टर्म्स में सोचना पड़ेगा। हम सब जानते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो कुछ हमारे शरीर में भी है। तो यदि हमें इस गर्भ संस्कार के प्रोजेक्ट को समझना है, कैसे हमको शिशु की चेतना को गर्भ से शिक्षित प्रशिक्षित करना है,
तो हमें अपनी फिजिकल बॉडी, जो कि 5 तत्वों से बनी हुई है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, इसके बियॉन्ड जा करके जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, यानी हमारे विचार और हमारी भावनाएं, जो मिल करके हमारी एनर्जी बॉडी को बनाती है, जिसे हम अपना ऑरा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं साइंस की भाषा में, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जो आंतरिक एनर्जी गर्भवती की होगी, जो उसकी मनस्थिति होगी, जो उसकी भावनात्मक स्थिति होगी, वो पूरी की पूरी फाइल के तरह डाउनलोड हो जाती है बच्चे के अंदर। बटन भी नहीं दबाना पड़ता, क्लिक भी नहीं करना पड़ता कि डाउनलोड का बटन दबा दे। जो भी माँ सोचती है, महसूस करती है, देखती है, चिंतन करती है, जो उसके आसपास का वातावरण है, जैसा वो आहार लेती है, यानी उसके आसपास और उसके अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो पूरी तरह से बच्चे के अंदर डाउनलोड हो रहा है। और ये बात बहुत साल पहले गर्भ उपनिषद में भी बता दी गई थी। हमारे पूर्वज गर्भ में शिशु कैसे रहता है इसको भी जानते थे जब अल्ट्रासाउंड नहीं था। तो बताने का तात्पर्य ये है कि ये कोई नया विज्ञान नहीं है जो आज बताने जा रहे हैं। ये हमारा प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की रिसर्चेस का समन्वय है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, उनकी पुस्तकों से हम लोग ने डिकोड करके ये प्रोजेक्ट जो तैयार किया है, वो सब कुछ गुरुदेव ने भावी पीढ़ी और उसके नव निर्माण में लिखा है। युग परिवर्तन, जैसे मैंने बताया कि गुरुदेव का संकल्प है, होकर रहेगा, डिवाइन प्रोग्राम है, तो वो होना है। लेकिन अभी आसपास जो परिस्थितियां हैं वो बहुत निराशाजनक लगती हैं। ऐसा देश जो अपनी परिवार व्यवस्था के लिए जाना जाता है, वहां वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, वहां छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चे डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर रहे हैं। वहां इतना पीयर प्रेशर है कि उस पीयर प्रेशर में, सामाजिक मतलब आसपास के दबाव में, फ्रेंड्स के दबाव में, बच्चे सिगरेट का, शराब का सेवन कर रहे हैं, कुपोषण हो रहा है, बाल अपराध बढ़ रहे हैं, यौन उत्पीड़न उत्पीड़न बढ़ रहा है। तो इस समय क्या आवश्यकता है? इस समय आवश्यकता है कि हम अपनी गर्भवतियों को, पूरे समाज को, पूरे स्वास्थ्य महकमे को जागरूक करें, झंझोर दे, जागरूक ही ना करें, झंझोर दे उनको कि जो 2 समस्या आज देख रहे हैं ना, स्वास्थ्य की और व्यवहार की, उसका समाधान हमारे पास है, गायत्री परिवार के पास है। ये जो 7 आंदोलन मैंने आपको बताए, और 8वां आंदोलन हमारा गर्भ संस्कार। और ये ऐसा नहीं है कि ये आज ही सडनली उदय हुआ है। ये स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि आगे भारत को पुनः श्रेष्ठतम बनना ही है। लेकिन इसके लिए हमें नवयुवक चाहिए, और नवयुवक सामने आएंगे और ये इस प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे, बच्चों को गर्भ से ही संस्कार दिए जाएंगे, तो ऐसे संस्कार युक्त महामानव निर्मित होंगे जो धरती पर स्वर्ग की कल्पना को साकार रूप देने में समर्थ हो सकते हैं, यानी युग निर्माण कर सकते हैं। तो पहली बात तो हमारी जो ये अंधी दौड़ है बड़े आदमी बनाने की, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। बड़े बड़े बंगले हों, बड़े बैंक बैलेंस हों, बड़ी कोठियां हों, बड़ी कारें हों, इसको छोड़ करके हम बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण की तरफ ध्यान दें, उसके सद्गुणों की तरफ ध्यान दें। और यही बात संस्कार देने की होती है। संस्कार और कुछ नहीं है, सद्गुणों का रोपण, एडिंग वर्चूज, एडिंग वैल्यूज टू द कॉन्शियसनेस, चेतना में सद्गुणों का समावेश। संस्कारों ही गुणांतराधन मुच्यते, यानी कि एडिंग वर्चूज, अपने गुणों को बढ़ाने का नाम संस्कार है। और ये बात हमारे ऋषि जानते थे कि जो चेतना गर्भ में आ रही है और वो अपने साथ पुराने एक अकाउंट लेकर के आ रही है, अच्छे बुरे संस्कारों का मिश्रण लेकर के आ रही है, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए हमको कुसंस्कारों की सफाई करनी है, सुसंस्कारों का रोपण करना है। और ये कार्य जन्म पर्यंत चलता जाता है, क्योंकि गर्भ के 9 महीने और जन्म के 5-7 वर्ष तक उसका अवचेतन मस्तिष्क ज्यादा सक्रिय होता है। इसीलिए अधिकतर संस्कार, जो 16 संस्कार की परंपरा है, उसमें से अधिकतर संस्कार इस पीरियड में कराए जाते हैं, चाहे वो पुंसवन या गर्भोत्सव संस्कार हो, या जन्म के बाद नामकरण हो, अन्नप्राशन हो, विद्यारंभ संस्कार, मुंडन संस्कार, जन्म दिवस संस्कार, ये सब जल्दी जल्दी 5 वर्ष में अवश्य कराने चाहिए। क्योंकि
ये संस्कार मनुष्य की चेतना पर सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव डालते हैं। ये एक तरह के सूक्ष्म आध्यात्मिक उपचार हैं। ये ऑडियो विजुअल ऑटो सजेस्टिव डिवाइसेस हैं जो मानवीय चेतना के मनोविज्ञान पे यानी साइकोलॉजी पे, एंडोक्राइनल सिस्टम यानी हार्मोन्स पे और जीन्स पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो पर्पस एक ही है कि कुसंस्कारों की सफाई करके सुसंस्कारों को प्रकाशित करना है, उनको जगाना है। जैसे आधा गिलास पानी आपको गंदा दिया जाए और कहा जाए इसको बिना फेंके हुए आपको इसको साफ करना है, तो एक ही एक तरीका है कि हम स्वच्छ जल डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे जब तक कि वो आधा गिलास पानी पूरी तरह से स्वच्छ ना हो जाए। तो इससे डरने की बात नहीं है कि गर्भ में शिशु आया वो अपनी पुरानी यात्रा से क्या आ रहा है। हम जितना उसको अच्छा दिखाएंगे, सुनाएंगे, हम अंदर जितना अच्छा महसूस करेंगे, चिंतन में जितने उत्कृष्ट विचार होंगे, जितना अच्छा स्वाध्याय करेंगे, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, दिनचर्या को जितना आदर्श बनाएंगे, भोजन को जितना संतुलित सात्विक संस्कारित बनाएंगे, उसी अनुपात में बच्चा शरीर से स्वस्थ, मन से प्रसन्न और अंतःकरण उसका निर्मल पवित्र होता जाएगा। यानी ये प्रक्रिया क्या है? ये संस्कार जो है, गर्भ संस्कार, मनोविकारों को दूर करने की प्रक्रिया है। जैसे टिटनेस का टीका लगवाया जाता है माँ की हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, कि उसको टिटनेस ना हो जाए, उसी तरह से गर्भ संस्कार का टीका लगवाया जाता है कि वो प्रसन्न रहे और बच्चे के अंदर किसी प्रकार के मनोविकार ना पाए, उसके मन को निर्मल पवित्र सुसंस्कृत बनाने की जो विधा है वो ये है गर्भ संस्कार। क्या है गर्भ संस्कार? गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे के मन और व्यक्तित्व को ढालने की प्रोसेस है। मोल्डिंग द माइंड एंड पर्सनैलिटी ऑफ द अनबॉर्न इन द वूम। गर्भ से ही हम उसकी चेतना को शिक्षित प्रशिक्षित कर रहे हैं। और ये बात हम ही नहीं कह रहे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुत पहले कहा कि कोई भी व्यक्ति तब स्वस्थ है जब वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है। ना केवल ये कि बीमारी उसको नहीं है तो वो स्वस्थ है, नहीं, उसको ये चारों आयाम पूरे करने पड़ेंगे। इसमें हमने एक भावनात्मक स्वास्थ्य और ऐड कर दिया। किंतु अगर गर्भवतियां डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो आयरन कैल्शियम दे देते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज बता दी, थोड़ा भोजन बता दिया, लेकिन उसके मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति ना तो गर्भवती, जब तक उसको ये ज्ञान नहीं मिलता, वो सजग होती है, ना घर वाले कोई गाइडेंस दे पाते, और ना ही उसको कोई चिकित्सक समाज ये बता पाता है। इसी उद्देश्य से ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसका नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, अर्थात सुसंतति का निर्माण करना पड़ेगा। अच्छी फसल के लिए किसान अच्छे बीज लाता है, उर्वर भूमि की तलाश करता है, उर्वर भूमि बनाता है, बल्कि खाद पानी डालता है, हवा, रोशनी, सूर्य की रोशनी की व्यवस्था करता है, तब जाकर के अच्छी पौध होती है। खरपतवार तो कहीं भी उग जाती है, यानी साधारण संतान तो यूं ही जन्म ले लेगी, लेकिन अगर उत्कृष्ट सुतंत्रति का निर्माण करना है तो उसके लिए माँ को कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ तप करना पड़ेगा। सज्जन, सुशील, प्रतिभाशाली, समुन्नत, सभ्य, प्रखर भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए आपको गर्भोत्सव कार्यक्रम से जुड़ना होगा, समस्त माँ की पाठशालाओं को अटेंड करना पड़ेगा, और इसमें जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। गर्भ विज्ञान का जन जागरूकता कार्यक्रम हम जगह जगह करते रहते हैं, आज भी यही जागरूकता बताने आपके बीच में आए हैं। गर्भोत्सव संस्कार ऑनलाइन भी कराया जाता है, आपके भी कराया जाता होगा महाराष्ट्र में, और गर्भवती माताओं के प्रशिक्षण हेतु ये माँ की पाठशाला चल रही है, जिसके अंतर्गत 8 चीजों का समावेश करना आपकी दिनचर्या में आवश्यक है। योगासन, प्राणायाम, नियमित जप, गायत्री मंत्र का जप, ध्यान, सूर्य का ध्यान करें तो बहुत उत्कृष्ट होगा, संतुलित सात्विक संस्कारित भोजन की योजना, नियमित अच्छी पुस्तकों का अध्ययन और आत्मचिंतन जिसे स्वाध्याय कहते हैं, बच्चे से बातें करके उसके अंदर गुणों का रोपण करना जिसे गर्भ संवाद कहते हैं, और बच्चे को गर्भ संगीत सुनाना जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। अब ये होगा कैसे? कहा तो हमने कि ट्रांसफर हो जाएगा बच्चे के अंदर, पर एक्चुअली कैसे होगा इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा एग्जिस्टेंस मात्र फिजिकल बॉडी तक सीमित नहीं है। हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, फिजिकल, एस्ट्रल एंड कॉसल। अब ये क्या है? फिजिकल बॉडी
जो दिखाई देती है, जिससे आप कार्य करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, नौकरी करने जाते हैं, घर के काम करते हैं। एस्ट्रल बॉडी क्या है? अगर एक प्रोजेक्ट आपको दिया जाए अभी कि अभी तैयार करिएगा आप सुभाष चंद्र बोस पे, तो आप बैठेंगी, चिंतन करेंगी, ध्यान करेंगी, उनके बारे में पढ़ेंगी, कुछ विचार करेंगी और नए नए आइडियाज को कलेक्ट करेंगी जिससे आपका प्रोजेक्ट बेस्ट बने। और ये आइडिया कहाँ आ रहे हैं? आइडिया आ रहे हैं माइंड में। और ये माइंड कहाँ है? ये हर सेल में है, ये केवल ब्रेन में नहीं है। ब्रेन तो वो फिजिकल पार्ट है बॉडी का जिसको हम डिसेक्शन पे देख सकते हैं, माइंड को नहीं देख सकते। माइंड हर सेल में स्थित है, यानी पूरे शरीर के, देखिए आप, पूरे स्थूल शरीर के साथ साथ ये जो लाइट कलर की लाइनिंग है, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, यानी मेंटल बॉडी है। और ये मेंटल बॉडी बच्चे की भी है। इसी तरह से इसके अराउंड जो है, जो डार्क कलर की दिख रही है, ये लाइट लाइट ये वाली जो लाइनिंग है, ये मेंटल बॉडी है। और ये जो बाहर दिख रही है इसकी लाइनिंग, ये कॉजल बॉडी यानी भावनात्मक शरीर। भावनात्मक शरीर कौन सा हुआ? कभी आपको गुस्सा आता है, कभी आपको प्रेम आता है, कभी आपको ईर्ष्या होती है, कभी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से बात ना करें, आपको चिड़चिड़ी आती है। तो ये जब जो मिक्स्ड इमोशंस हैं आपके, जैसे कुछ ऐसा हुआ, आपके पति ने ला करके आप सरप्राइज गिफ्ट दिया, आप एकदम अंदर से प्रफुल्लित हो गई, खुश हो गई। ये खुशी कहाँ हुई? ये कारण शरीर में हुई, ये इमोशनल बॉडी में हुई। और जो गुस्सा आता है वो भी इमोशनल बॉडी में आता है। अब जैसे आपके 3 शरीर हैं, वैसे ही बच्चे के भी 3 शरीर डेवलप हो रहे हैं। वो केवल सिंगल सेल का फर्टिलाइज्ड ओवम नहीं है। वो सिंगल सेल का फर्टिलाइज्ड ओवम उस दिन था जिस दिन गर्भ में आया था, और डेवलप होते होते मल्टीप्लाई करते करते 2.5-3 किलो का बच्चा बन जाएगा 9 महीने में। साथ ही साथ उसकी मेंटल और इमोशनल बॉडी यानी कि उसका सूक्ष्म और कारण शरीर भी डेवलप हो रहा है। और वो आपके माध्यम से हो रहा है। जो आपके अंदर विचार आए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो उसकी मेंटल बॉडी की नींव डाल देंगे। और जैसे आपके अंदर प्रेम आया, आपके अंदर उत्साह आया, आपके अंदर शांति आई, आपके अंदर करुणा आई, ये सारे पॉजिटिव इमोशंस बच्चे के इमोशनल बॉडी को हेल्दी बनाएंगे। लेकिन अगर गुस्सा आया, तनाव हुआ, चिड़चिड़ी आ रही, तो ये बच्चे के इमोशनल बॉडी को पोषण नहीं दे पाएंगे, ये उसको वीक कर देंगे। तो अगर बच्चे के 3 शरीर को हेल्दी करना है, तो आपको अपने 3 शरीरों को हेल्दी रखना आवश्यक है। यानी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगासन आप करेंगी, अच्छा आहार लेंगी, मेंटल स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम करेंगी, स्वाध्याय करेंगी, और इमोशनल स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे उसके लिए अच्छा संगीत सुनेंगी। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो इसके ऊपर है, उसके लिए आपको जप और ध्यान बताया जाता है। अब एक और बात, ये बच्चे के अंदर रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है? हमने कहा कि बच्चे के अंदर सारा डाउनलोड हो रहा है। जी हाँ, बच्चे के अंदर सारा डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि ये सारी रिकॉर्डिंग अवचेतन मस्तिष्क में हो रही है। जो मेंटल बॉडी है आपकी, वो 2 में डिवाइडेड है, बच्चे की भी 2 में डिवाइडेड है, अवचेतन और चेतन। अवचेतन जो है वो बहुत बड़ा 90% है। उसमें सारे जन जन्मांतरों की यात्रा, उसकी अनुभूतियां, आपने जो कुछ जन जन अनेक जन्मों में सीखा, अनेक योनियों की जो घटनाएं हैं, जो संस्कार है, वो सब इसमें स्टोर्ड है। लेकिन सुप्त अवस्था में है। ये जागृत कब होते हैं? ये गर्भ में 9 महीने और जन्म के 5 वर्ष तक ही जागृत रहते हैं। यानी कि उसकी रीप्रोग्रामिंग करी जा सकती है कब? गर्भ के 9 महीने में और जन्म के 5 वर्ष तक उसकी ब्लू प्रिंटिंग करी जा सकती है। आपके पुराने संस्मरणों को, संस्कारों को क्लीन करने का जो समय है, वो यही उपयुक्त समय, इसीलिए अधिकतर संस्कार इसी समय कराए जाते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि मेरा तो अब कॉन्शियस माइंड जागृत हो गया, मेरा तो चेतन मस्तिष्क जागृत है, मैं तो 5-7 साल की नहीं हूं। हाँ, आपका चेतन मस्तिष्क जागृत आपको करना है नहीं। वो छोटा जरूर है 10% का, लेकिन उसको एक शक्ति दी है भगवान ने, वो है दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति, जिसको जागृत करके आप गर्भ के 9 महीने, 9 महीने के प्रतिदिन, प्रतिदिन के प्रतिपल आप सजग रहते हुए, किसके प्रति? अपने चिंतन के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपने आहार के प्रति, आप जो कुछ देख रही हैं उसके प्रति आप सजग रहते हुए, कॉन्शियस रहते हुए, अलर्ट रहते हुए अपने बच्चे के अवचेतन मस्तिष्क की रीप्रोग्रामिंग अपनी इच्छा अनुसार कर सकती हैं।
आप कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा क्रोध करे, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा झूठ बोले, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा अनुशासित हो। तो अब क्या करना है, आपको अलर्ट रहना है अपने प्रति। आप अलर्ट रह गई तो बच्चे के सबकॉन्शियस में सारी अच्छी अच्छी बातें ट्रांसफर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। और यही हमारा गर्भोत्सव संस्कार या वूम सेरेमनी का उद्देश्य है, कि बच्चे के तीनों शरीरों का परिशोधन हो। ये गर्भ संस्कार और कुछ नहीं है, ये परिमार्जन, परिशोधन, रिफाइनमेंट, एक रिफाइनमेंट की प्रक्रिया है, क्लीनिंग की प्रक्रिया है, जिससे कि हर शिशु या पूरी पूरी पीढ़ी शरीर से स्वस्थ, मन से संतुलित एवं विवेकवान तथा भावनात्मक रूप से सक्षम हम भावी पीढ़ी का निर्माण कर सके। और इसी हेतु ये शांति कुंज हरिद्वार द्वारा डॉक्टर प्रणब पंड्या, जो कि स्वयं गोल्ड मेडलिस्ट है, एमडी मेडिसिन है, कुलाधिपति हैं, हमारे परिवार के मुखिया है, कुलाधिपति हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के, निर्देशक है ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के, उनके निर्देशन में ये देश विदेश में गर्भस्थ शिशु एवं मां के सर्वांगीण स्वास्थ्य हेतु गर्भोत्सव संस्कार का जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गर्भोत्सव संस्कार आपके होते रहेंगे, होते रहते होंगे, और आपका नहीं हुआ हो तो अवश्य करा लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मात्र कर्म कांड नहीं है, मात्र एक रिचुअल नहीं है, ये प्रजनन विज्ञान का सामाजिक मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक शिक्षण, ये टीचिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम गर्भवती माँ को ये ट्रेन करते हैं कि उसका आहार विहार कैसा हो, उसकी दिनचर्या कैसा हो, और उसके प्रसन्न रहने से और आसपास के वातावरण को शालीन आस्तिक बनाने से, अनुकूल बनाने से किस तरह से बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और ये संकल्प लेने का उत्सव है, जिसमें गर्भवती माँ के, पति के, घर वालों के संकल्प होते हैं अलग अलग, जिससे कि वो दोनों अपने उत्तरदायित्वों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, जो वो गर्भस्थ शिशु के प्रति उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको क्या करना है, उसके प्रति वो सजग हो सके। एक तरह का ये प्रोग्राम है डूज एंड डोंट्स बताने का, कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसमें नहीं जाएंगे, ये सभी धर्मों में होता है, उसके क्या क्या नाम होते हैं, ज्यादातर आजकल सब लोग बेबी शावर कहते हैं इसको, लेकिन बेबी शावर जो है वो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, शिक्षण प्रोग्राम का नहीं है, वो शिक्षण का प्रोग्राम नहीं है। तो कभी भी किसी का भी बेबी शावर हो रहा हो जो इस प्रोग्राम से अनभिज्ञ है, तो गायत्री परिवार को बुला करके आप इस संस्कार को कराइए विधिवत, और उसको माँ की पाठशाला से जोड़िए। अब हमारी जो प्राचीन माताएं थी, वो जानती थी इसका महत्व, और इसलिए उन्होंने इच्छित संकल्प लेकर के बहुत ही ऊंचे व्यक्तित्व वाले बच्चों का निर्माण किया। अगर रानी मदालसा की बात करें तो उनके 3 ब्रह्मज्ञानी पुत्र हुए, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर को जानती थी, सत्य को जानती थी, गर्भ से शिक्षा देती थी। तू शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू संसार की मोह माया में मत पड़ना, सत्य की खोज करना। तो उनके 3 पुत्र 5-7 वर्ष के होते ही तप करने चले गए, मतलब ईश्वर की खोज में चले गए। अब जो उनके पति थे राजा ऋतुध्वज काशी नरेश, उन्होंने कहा रानी आप ये क्या कर रही हैं, आप सबको ब्रह्मज्ञानी बना देंगी तो ये राजपाट कौन संभालेगा। रानी ने कहा आप चिंता नहीं करिए, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, अगला पुत्र मैं आपको पराक्रमी राजा दूंगी, सम्राट दूंगी। फिर क्या हुआ, जब वो गर्भवती हुई, उन्होंने उसको राजनीति, कूटनीति सिखाई गर्भ से, उसको बच्चे को उन्होंने गर्भ से तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी खुद करी और उसको सिखाया, खुद करती थी, और शौर्य की, वीरता की कहानियां पढ़ पढ़ के सुनाई। और क्या उसका परिणाम यही हुआ कि वो बच्चा पराक्रमी राजा बना। जीजाबाई ने बहुत रिक्वेस्ट करी अपने घर वालों से कि भैया मुगलों की चाकरी मत करो, स्वराज के लिए कुछ करो, किसी ने नहीं सुनी। तब उन्होंने माँ भवानी की साधना करी, और उनके संकल्प से शिवाजी जो है उनके घर में उनकी कोख से जन्म लिया। तो ये सारी माताएं हैं, शकुंतला ने भरत को जन्म दिया, माँ सीता ने लवकुश को जन्म दिया, और जो कहा जाता है कि धोबी के कहने पर उनको निकाल दिया गया था, ये सर्वथा गलत है। ये माँ सीता और भगवान राम का एक जॉइंट डिसीजन था कि अगर वो राजभवन में पैदा करेंगे बच्चों को तो बच्चे आलसी हो जाएंगे, दास दासियों के बीच में पड़ेंगे, शूरवीर कैसे बनेंगे, संघर्ष कैसे सीखेंगे। तो इसके लिए वाल्मीकि आश्रम को उपयुक्त माना गया, और वहां इन बच्चों का जन्म हुआ। अब देखिए माँ को हम क्यों इतना ज्यादा महत्व देते हैं, तो ये साइंस की बात है। अगर लोग ना समझ पाए
तो वैसे तो सरल है, सबने सेल पढ़ा है, और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस, क्योंकि एनर्जी वहीं से आती है। लेकिन जब भ्रूण का निर्माण होता है, तो नीचे देखिए जहाँ एरो घूम रहा है, ये जो अंडा है, इसमें खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, और ये स्पर्म है, इसके माइटोकॉन्ड्रिया टेल में है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या हुआ, टेल बाहर रह गई और स्पर्म का हेड इसके अंदर चला गया, तो फर्टिलाइजेशन हो गया, ये फर्टिलाइज एग बन गया। पर इसमें पिता के माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आए, इसमें जो ऊर्जा का स्रोत है वो माँ के माइटोकॉन्ड्रिया है। तो समस्त सृष्टि में जो ऊर्जा का स्रोत है वो माँ का माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसी विज्ञान को आज माँ के ऊपर, किस तरह से माँ के जीन्स के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और वही बच्चे के जीन्स के सिलेक्शन में सहायक होता है, इस बात को आज एपिजेनेटिक्स के माध्यम से बताया जा रहा है। यानी कि जो हम वातावरण की बात कर रहे हैं ना, कि आपके आसपास का वातावरण अच्छा हो, क्लेश का वातावरण ना हो, एयर पोल्यूशन ना हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना हो, आपका भोजन अच्छा, वो भी वातावरण में आता है, आपका अच्छा संगीत सुने, टीवी में गंदे सीरियल ना देखें, क्योंकि हर एक चीज का, यानी कि दिनचर्या का, आहार का, चिंतन का, आपके जो मोबाइल आप दिन भर यूज करते हैं उसमें रील्स अगर देखते हैं, इन सब का प्रभाव जीन्स के ऊपर पड़ रहा है। इसी को एपीजेनेटिक्स कहते हैं। एपी मीन्स ऑन टॉप, और जेनेटिक्स मीन्स साइंस ऑफ जीन्स। अब इसमें क्या हो रहा है, मात्र समझने की बात यह है कि मात्र जीन का मतलब डीएनए का होना मात्र पर्याप्त नहीं है। डीएनए क्या है, डीएनए गुणसूत्र है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि बच्चे का आंखों का रंग कैसा होगा, बच्चे के बाल कैसे होंगे, बच्चे की हाइट कैसे होगी, बच्चे के अंदर कोई बीमारी तो नहीं होगी। लेकिन इसके होने मात्र से नहीं चलेगा, इसका ऑन होना इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्रेस होना, इसका एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डीएनए ऑफ हो जाए, साइलेंट हो जाए, तो उसके अंदर कितने भी अच्छे गुण हो एनकोडेड, वो बच्चे की पर्सनालिटी में नहीं आएंगे। और उसके अंदर दूसरी तरफ अगर कोई बीमारी एनकोडेड है, तो बच्चा हेल्दी होएगा, वो ऑफ हो जाएगा। आप समझिए जैसे आप खटका बंद कर देते हैं तो बिजली चली जाती है, लेकिन करंट तो तार में होता है ना, बस पंखा चलना बंद हो गया, या आपने लाइट बंद कर दी तो लाइट बंद हो गई, ऑन किया तो ऑन हो गई। इसी तरह से जीन ऑन होता है तो वो जीन एक्टिव होता है बॉडी के अंदर, मतलब बच्चे के अंदर जाएगा तो वो ऑन होएगा। तो उसमें जो बातें एनकोडेड है, मतलब जो उसके गुण हैं, वो व्यवहार में परिलक्षित होंगे, यानी व्यक्तित्व में परिलक्षित होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे पर्सनालिटी में। अगर नहीं तो नहीं होगा। और ये वातावरण पे निर्भर करता है। यानी कि अगर आप डायबिटिक है लेकिन आप अपनी दवाई समय से लेती हैं, आप शुगर नहीं लेती हैं, आप योगासन करती हैं, वॉक करती हैं, तनाव मुक्त रहती हैं, तो ये बच्चे के अंदर डायबिटीज का जीन ऑफ हो जाएगा, बच्चे को डायबिटीज नहीं होगी। डीएनए ट्रांसफर हुआ लेकिन वो ऑफ होकर के गया, तो बच्चा हेल्दी होगा। यानी भाग्य का निर्माता डीएनए नहीं है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। गुरुदेव कहते हैं जो जैसा सोचता है वैसा करता है, वैसा ही बन जाता है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जैसे आप ये चूहे देख रहे हैं, इनके अंदर एक जीन होता है अगाउटी जीन, जो ऑन हो जाता है। इसकी वजह से ये चूहे मोटे होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं, और ये बीमार होते हैं, इनके अंदर डायबिटीज होती है, कैंसर होती है। अब इन चूहों को आपने नॉर्मल डाइट दी, जैसे वो रोज खाते थे, तो ये बीमार चूहों को जन्म देंगे, जो पीले होंगे, मोटे होंगे, बीमार होंगे, डायबिटीज और कैंसर से ग्रसित। अब इन्हीं चूहों को जब आपने फोलिक एसिड दे दिया, हेल्दी डाइट दे दी, B12 दे दिया, विटामिन B12 सप्लीमेंट्स दे दिए, तो यही येलो चूहे, एगाउटी जीन जिसमें ऑन था, इन्होंने नॉर्मल चूहों को जन्म दिया जिनके अंदर एगाउटी जीन ऑफ हो गया। समझ गए आप, ये डाइट का महत्व है। ये नॉर्मल छोटे कत्थई रंग के चूहे हैं जो बीमार नहीं हैं, जो हेल्दी हैं, इनके अंदर एगाउटी जीन है, पर वो ऑफ हो गया है। इसमें और अच्छे से दिखाई दे रहा है, देखिए। और ये जीन मनुष्य में भी होता है, इसीलिए गर्भावस्था से 3 महीने पहले तक आपको कहा जाता है 3 महीने पहले से आप फोलिक एसिड खाइए। ये नॉर्मल डाइट ली तो ज्यादातर बीमार चूहे पैदा हुए, मोटे पीले, और इनको मिथाइल ग्रुप मतलब फोलिक एसिड B12 दे दिया, तो इसमें ज्यादातर हेल्दी चूहे पैदा हुए, जो पतले थे, जिनके बीमार नहीं थे। इसी तरह से
एक और स्टडी करी गई उन चूहों पे जिनको अपनी माओ से अलग कर दिया गया, यानी कि उनको प्यार नहीं मिला। तो इसे कहते हैं सोशल एपिजेनेटिक्स। इसका जो ट्रॉमा, जो आघात हुआ उन चूहों पर, उससे वो आगे चल करके मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो गए। यही बात आज रिसर्च बता रही है कि अगर शुरू के दिनों में, अर्ली पोस्टनेटल पीरियड में, अगर माँ कोई बीमारी के कारण, कोई पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, किसी भी कारण से अपने बच्चे को ध्यान नहीं दे पाती है, तो ऐसे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट, उनकी समझ, उनकी भावनात्मक निर्माण, ये पीछे रह जाता है, ये लैक कर जाता है। ये इसमें वो मतलब एक तरह से वो पूरी तरह से उनका जो इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट में वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए प्रेम की बहुत जरूरत है। और इन्हीं बच्चों को बड़े होने पर सीजोफ्रेनिया यानी मानसिक बीमारी, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जैसे बहुत गुस्सा आना, अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर पाना, किसी वीक मोमेंट में सुसाइड कर लेना, स्ट्रेस डिसऑर्डर या मेजर डिप्रेशन होता है। बहुत ज्यादा इसलिए आवश्यकता है कि आप प्रसन्न रहिए, शांत रहिए, और बच्चा होने के बाद उसको केवल प्रेम प्रेम। आप ये मत सोचिए कि मेरे को अपना ध्यान, अपना भी ध्यान रखना है, अपने को भी स्वस्थ रखना है, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेस रेजिलियंट जीन होता है, वो ऑन होएगा तो ऐसे बच्चे तनाव मुक्त रहना जानते हैं। और ये स्ट्रेस रेजिलियंट जीन ऑफ हो गया तो ऐसे बच्चे अपने तनाव का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। और ये कब होता है? अगर आप अत्यधिक तनाव में रहेंगी, आपकी बॉडी में हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल होएगा, तो ये स्ट्रेस रेजिलियंट जीन जो है वो ऑफ हो जाएगा आपके बच्चे के अंदर। और यही बात देखिए, ये स्लाइड कह रही है कि जब ये कब कब सबसे ज्यादा आघात हो सकता है। पहले 8 हफ्ते सबसे इंपॉर्टेंट है, जब सेल तेजी से डिवाइड कर रहा है। जब बच्चा गर्भ में आया भ्रूण में तो एक सेल का था, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से डिवाइड कर रहा है। और उसके ऑर्गन्स भी बनते जा रहे हैं, कहीं हार्ट बन रहा है, कहीं हाथ पैर बन रहे हैं, कहीं आंखें बन रही हैं, कहीं लंग्स बन रहे हैं। इस दौरान अगर आप जंक फूड खाती हैं, या बहुत एयर पोल्यूशन में जाती हैं, या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है, या कोई रेडिएशन एक्सपोजर हो जाता है, या शराब सिगरेट का सेवन कर ले, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो ये बीमारी के जीन को ऑन कर देता है। और इसीलिए तरह तरह की बीमारियां हम देख रहे हैं। कल ही परसों में ऑटिज्म पे सेमिनार था, वहीं पे यही बात बताई गई कि ऑटिज्म को हम वैसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ऑटिज्म जो मेंटल रिटार्डेशन का एक पार्ट, मतलब एक वो है, उसके अंदर क्या कर सकते हैं हम? उसके रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। और रिस्क फैक्टर कम करने का काम हमारी माँ की पाठशाला कर रही है। जब हम वातावरण को प्यूरिफाई कर रहे हैं, जप के माध्यम से हम उसको पवित्र बना रहे हैं, ध्यान के माध्यम से, अच्छे अच्छे संगीत सुना करके, अच्छे अच्छे संवाद के तरीके बता करके, भोजन पूरा आपको समझा करके कि कैसा आपको भोजन लेना चाहिए, वो पूरी तालिका आपकी छोटी पुस्तक में दी होती है। क्या क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, ये पूरा डिटेल में हम 2-3 क्लासेस में पढ़ाते हैं। संगीत आपको अभी अभी सुनाया ही गया, स्वाध्याय के लिए पुस्तकें बताई जाती हैं, ये योगासन कराया जाता है, प्राणायाम कराया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वातावरण को पवित्र करती हैं। घर वालों को और ध्यान देना है कि वो आपसे किस तरह से बात करें, आपसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, आपका सम्मान करें, कोई घर में ऊंची आवाज में बात ना करे। बार बार हम भोजन पे महत्व इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर गर्भवती माता को गर्भ के दौरान कुपोषण होता है तो जरूरी नहीं है कि बच्चा होने के बाद एकदम से कोई समस्या हो। बच्चा जब 35-40 साल का हो जाता है, उस समय वो मोटापे का, हार्ट अटैक का, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज, कैंसर, इसका शिकार हो सकता है। इसको कहते हैं फीटल ओरिजिन ऑफ अडल्टहुड डिजीजेस। और अब हम एक और स्टेप पे आगे बढ़ रहे हैं। शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा नया एक प्रोग्राम तैयार किया गया है, गर्भावस्था से पूर्व तैयारी। क्योंकि जब जो माता पिता गर्भ धारण करना चाहते हैं, तो गर्भ धारण से 3 महीने पहले का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय शुक्राणु डेवलप हो रहे हैं, अंडा डेवलप हो रहा है, यानी स्पर्म और ओवा का फाइनल मैच्योरेशन चल रहा है। तो उसके ऊपर भी वातावरण के जो नकारात्मक प्रभाव है वो पड़ता है। और उससे क्या होता है? उससे एक रहस्यमयी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत या तो स्पर्म या ओवा के अंदर कुछ जीन्स
साइलेंट हो जाते हैं, जिसे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कहते हैं। और ये जो जीन्स का एडजस्टमेंट है, ये एक एपिजेनेटिक फिनोमिनन है, यानी कि इस दौरान भी जब शुक्राणु का और जब अंडे का मैच्योरेशन चल रहा है, तो जो कुछ भी उस भावी माता पिता के जीवन में चल रहा है, जो कुछ भी उनका आहार है, जो कुछ भी चिंतन है, जैसी भी वो लाइफस्टाइल लीड करते हैं, सबका प्रभाव जो है उन गैमीट्स पे पड़ रहा है। और अल्टीमेटली ये उस बच्चे को प्रभावित करेगा जिसका अभी अस्तित्व भी नहीं है। उसकी व्यक्तित्व को, उसके माइंड और बॉडी पे उसका असर पड़ेगा। और ये वहां तक सीमित नहीं रहेगा, ये आने वाली 2 पीढ़ियों तक ट्रांसफर होगा। ये भी एक एपिजेनेटिक फिनोमिनन है। तो केवल हमें गर्भावस्था के दौरान ही केयरफुल नहीं रहना है, हमें गर्भ धारण से 3 महीने पहले उसकी तैयारी अवश्य करनी है। ये स्लाइड भी यही बताती है, क्योंकि गर्भ धारण के 19वें दिन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद हार्ट, लिम्स, लोअर लिम्स सब कुछ धीरे धीरे डेवलप करने लगते हैं। और 8 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेजोरिटी के सारे मेजर ऑर्गन्स, मेजर पार्ट, सारा पूरा नहीं लेकिन काफी हद तक डेवलप हो जाता है। और यदि आपने प्लानिंग नहीं करी है तो क्या होगा, 5वें सप्ताह तक तो ब्रेन बन के तैयार हो गया। अब हमारी माँ जाकर टेस्ट करती है, तब उसे पता चलता है कि भाई मेरे को तो प्रेगनेंसी आ गई। लेकिन तब तक तो ब्रेन डेवलपमेंट ऑलरेडी मोटा मोटा हो गया, ब्रेन डिवाइड हो गया, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में। और अगर कोई आघात पहुंच ना है तो न्यूरल प्लेट तो दूसरे सप्ताह में बन गई, न्यूरो एक्टोडर्म बन गया। तो इसके अंदर कई सारी अगर कमियां आनी होती हैं तो वो आ चुकी होती है, यहाँ पे दिया नहीं है स्लाइड में, नहीं तो मैं आपको दिखाती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। खैर, आपको ये समझना है कि 14वें सप्ताह में स्वाद की इंद्रियां बन जाती हैं। 16वें सप्ताह में मस्तिष्क की कोशिकाएं 2.5 लाख प्रति मिनट की रफ्तार से बढ़ने लगती हैं। 16वें सप्ताह में अब बच्चा आवाज को पहचानता है, महक, स्वाद को पहचानता है, और आवाज के प्रति प्रतिक्रिया भी दर्शाता है, यानी कि वो अलग अलग आवाज को भी पहचानता है, माँ की, पिता की, बुआ की, चाचा की। तो वो इतना सेंसिटिव हो जाता है। उसके पूरे जो बॉडी है उस पे सेल्स ऑफ कॉटाई होते हैं। जो उसका कान का सिस्टम है, कॉक्लियर सिस्टम, सुनने का जो सिस्टम है, वो तो डेवलप होगा 24 हफ्ते में। लेकिन उसके पूरा शरीर एक रिसीवर की तरह काम करता है, उस पे सेल्स ऑफ कॉटाई होते हैं, और 16 हफ्ते से वो सब कुछ सुनने लगता है। छठे माह में मस्तिष्क की कोशिकाएं और डबल रेट से मल्टीप्लाई करती हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर चाहता है कि वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट बने। पर वो कब बनेगा? जब माँ उन बढ़ते हुए न्यूरॉन्स को, उन बढ़ती हुई ब्रेन की कोशिकाओं को पोषण देगी, उसे कुछ सुनाएगी, उसे कुछ बताएगी, उसे कुछ ज्ञान की बातें बताएगी। चाहे रामचरितमानस पढ़े, चाहे गीता का पाठ करे, चाहे साइंस के सूत्र बताए, चाहे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करे, उसके बढ़ते हुए ब्रेन को भोजन की आवश्यकता है, तभी वो इंटेलिजेंट बनेगा। अन्यथा क्या होता है, 2 साल पर यदि आपने बच्चे के ब्रेन को स्टिमुलस नहीं दिया, उसको सिखाया पढ़ाया नहीं, तो 2 साल पर प्रूनिंग होती है, जैसे कहते हैं कटाई छटाई। तो जो एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स हैं जिनका की इस्तेमाल नहीं हो पाया, वो कट छट जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से नहीं करते, मेहनत नहीं करते गर्भ शिशु के साथ, तो बच्चा जो कि जीनियस हो सकता था, वो एवरेज बच्चा रह जाएगा। अब छठे माह में भावनात्मक केंद्र भी बन जाते हैं। बच्चा प्यार, खुशी, दुख, तनाव सबको पहचानने लगता है माँ के द्वारा। क्योंकि जैसे जैसे आप खुश होती हैं तो बच्चे के अंदर सकारात्मक हार्मोन्स निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, डोपामीन, सेरोटोनिन। आप गुस्सा करती हैं, तनाव करती हैं, तो एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल निकलता है। अब ये जो हार्मोन्स है, यानी कि आपके और बच्चे के बीच में जो संवाद हो रहा है ना, वो संवाद हार्मोन्स के माध्यम से हो रहा है। आपने प्यार से उसे पुकारा तो अच्छे अच्छे हार्मोन्स, खुशी वाले हार्मोन्स निकले, और आपसे होते हुए बच्चे के सर्कुलेशन में चले गए, और वहां जाकर के जो बच्चे का इमोशनल सेंटर डेवलप कर रहा था, वहां उन्होंने अपना ठप्पा लगा दिया। अब वो बच्चा कैसा होगा? प्रसन्न, तनाव मुक्त, होशियार, सब फील्ड में होशियार, ऑलराउंडर, कॉन्फिडेंट बच्चा और स्वस्थ बच्चा। अब क्या हुआ? आपको तो गुस्सा आती है, आपको अपनी सास से लड़ाई हो गई, पति पे गुस्सा आ रही है, आपको कुछ ऑफिस में कोई बात हो गई, आप कमरा बंद करके बैठ गए चिड़चिड़े। अब एड्रेनलिन निकला, नॉर एड्रेनलिन निकला, कॉर्टिसोल निकला, वो गया वहां पे, उसने अपना ठप्पा लगा दिया। ठप्पा लगाने के साथ साथ क्या हुआ? कॉर्टिसोल जब बहुत ज्यादा निकलता है तो बच्चे की मसल्स में तनाव हो जाता है,
वो बच्चे ऐंठे हुए होते हैं जब पैदा होते हैं, कभी उनके पेट में दर्द होता है, कभी उनके कान में दर्द होता है, चिड़चिड़े होते हैं, रोने वाले। नस नाड़ियों में जब गर्भ में होते हैं तो सिकुड़न आ जाती है। तो ऐसे बच्चों को मतलब गर्भ के दौरान यूट्रस में उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, उनको पौष्टिक पदार्थ नहीं मिलते, तो वो छोटे रह जाते हैं, कम वजन के रह जाते हैं। और व्यवहार में कैसे होते हैं? गुस्से वाले, रोने वाले, और ये कमजोर बुद्धि के भी होते हैं, इनकी आईक्यू भी कम होती है। अब आप देखिएगा ये वीडियो, इससे आपको अंदाज पड़ेगा कि तनाव का प्रभाव कैसे पड़ता है। Mi hai stufato! Non ti sopporto più! Non urlare, Insomma, basta! smettila! अब जब शांत थे माता पिता तो बच्चा भी शांत था, जब माता पिता ने झगड़ा शुरू किया तो बच्चा उछल गया, बच्चा तनाव में आ गया, वो अकड़ जाएगा, उसकी नस नाड़ियों में भी सिकुड़न आ जाएगी, उसको कम ऑक्सीजन मिलेगी। और ऐसे में बच्चा या तो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, या शारीरिक रूप से भी कोई विकार आ सकते हैं। दूसरी तरफ जब माँ प्रसन्न होती है, बच्चे से बातें करती है, खुद शांत रहेगी, और शांत मन से प्रसन्न भाव से बच्चे को कहानियां सुनाती है, लोरी सुनाती है, तो बच्चे का रिएक्शन कैसा होता है? हमको सबको ऐसे ही बच्चे चाहिए, ऐसे ही बच्चे अपना भी जीवन सफल करते हैं, माता पिता का भी नाम करते हैं, और समाज में भी कुछ बड़ा करते हैं। हम बार बार म्यूजिक का जिक्र कर रहे हैं आपसे, क्यों? और म्यूजिक आपको सुनाया भी गया। म्यूजिक कैसा होना चाहिए? म्यूजिक होना चाहिए सुरीला, गूंजने वाला, धीमा, रागों पे आधारित, क्लासिकल म्यूजिक, भजन, श्लोक, मंत्र। इससे क्या होता है? इससे न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, न्यूरोनल पाथवेज बनते हैं, नए नए सर्किट बनते हैं, और ये जो इसकी वाइब्रेशंस होती हैं वो बच्चे के व्यवहार में, बच्चे के डेवलपमेंट में, ओवरऑल आप समझ लीजिए बच्चा इंटेलिजेंट भी होगा। जो म्यूजिक सुनेगी माँ, उसकी भावनात्मक क्षमता भी बहुत विकसित होएगी, वो स्वस्थ होएगा, और उसके अंदर आध्यात्मिक गुण भी होंगे, क्योंकि आप आध्यात्मिक म्यूजिक सुनेंगे, श्लोक सुनेंगे, भजन सुनेंगे, तो बच्चे का स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी डेवलप होगा। अब 8वें माह में सभी इंद्रियां कार्य करने लग गई, उसका मेमोरी का सेंटर बन गया। अब आप डिलीट नहीं कर सकते, 8 महीने जो कुछ भी आपने बच्चे को सिखाया, दिखाया, सुनाया, वो सब उसकी सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होकर के हार्डवेयर में चला जाता है। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है आपको, क्यों हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि गर्भ के 9 महीने, जन्म के 5 वर्ष, क्योंकि बच्चे का मस्तिष्क प्रौढ़ मस्तिष्क से अधिक धारण करने की, अधिक सीखने की क्षमता रखता है। तो उसको आप सब कुछ सिखा सकते हैं, यहाँ तक कि कई भाषाओं को सिखा सकते हैं। 9वें महीने से 4 भाषाओं को बच्चा सीख सकता है। बेहतर हो आप उसको संस्कृत सिखाइए। एक साइंटिस्ट हुए हैं एल्फ्रेड टोमेटिस, फ्रांस के, उन्होंने एक बच्चे का ट्रीटमेंट किया। वो बच्ची ऑटिस्टिक थी, डेफ म्यूट थी, यानी कि वो बहरी थी और गूंगी थी, फ्रेंच बच्ची थी, उनके पास लाई गई। अब वो जब उसका ट्रीटमेंट शुरू करने लगे तो उन्होंने देखा धीरे धीरे वो रिस्पॉन्ड करने लगी। पर एक बात नोटिस करी गई कि जब उससे अंग्रेजी में बात करी जाती थी तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती थी, और उसकी ज्यादा अच्छी रिकवरी होने लगी। तो माँ से पूछा गया, माँ ने कहा नहीं, मैं तो अंग्रेजी नहीं बोलती घर में, मेरे और भी बच्चे हैं वो भी अंग्रेजी नहीं जानते हैं। फिर उसे अचानक से याद आया कि जब मैं 8वें 9वें महीने में थी तब मैं एक ऑफिस में काम करती थी, वहां सारा काम अंग्रेजी में होता था। अब उस बच्ची ने वो भाषा वहां से पिक करी, और पिक करने के बाद वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो गई, और जब उससे अब उसने अंग्रेजी के शब्द सुने तो वो उसके अंदर से बाहर आने लग गया। तो आप जो चाहें उसको सिखाएं, लेकिन संस्कृत सिखाएं, क्योंकि संस्कृत के श्लोकों को बोलने से, उनको कंठस्थ करने से, उनका उच्चारण करने से बच्चे का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, आपका भी बच्चे का भी, गर्भ ये जो माथे के पीछे का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये बहुत तेजी से बढ़ता है, जिससे डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की क्षमता, समाधान, कोई समस्या का समाधान करना है, नए विचारों को ग्रहण करना है, ये क्षमता बहुत बच्चे की बढ़ती है। तो अब गर्भस्थ शिशु की इच्छा भी तो आपने म्यूजिक में सुनी थी, गीत में, मुझको भरपूर विस्तार दो। अब आप आंख बंद करके बैठिए, एक बार ध्यान से बच्चा क्या कह रहा है उसको सुनिए। आंखें बंद करिए, अपने हाथ को पेट पे रखिए, बच्चे का ध्यान करिए, गहरी गहरी सांस लीजिए। बच्चा कह रहा है, हाँ, मेरा मस्तिष्क कभी भी बढ़ रहा है, कृपया मुझे प्यार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे संगीत सुनिए, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाइए ना।
पौष्टिक आहार खाइए, खुश रहिए, जिससे मैं दुनिया में एक खुशहाल सफल इंसान बन सकूं। सफल भी होना चाहता है पर साथ साथ प्रसन्न भी रहना चाहता है। आपको पता होना चाहिए, एक स्टडी हुई है हार्वर्ड में, सबसे लंबी चलने वाली स्टडी है। उसमें देखा गया कि जो उन्होंने कुछ बच्चे लिए हार्वर्ड के, कुछ बच्चे लिए गरीब बस्ती में रहने वाले, और फिर देखा कौन ज्यादा प्रसन्न रहा। तो अचीवमेंट से प्रसन्नता नहीं हुई लोगों को। बड़े बड़े सीईओ थे, बड़े बड़े कमाने वाले थे, बड़े बड़े आदमी बने, लेकिन कौन लोग प्रसन्न थे? जिनके पास परिवार था, जिनके पास दोस्त थे, उनके पास साधन कम थे, लेकिन उनके पास खुशी थी। तो ये बात आपको समझनी है। और इसके लिए देखिए, जो माताएं कैसे बच्चे सीख रहे हैं, जो माताएं हमारा फॉलो कर रही हैं, उनके मैं वीडियोस आपको दिखाती हूँ। ये 7 दिन गलत लिखा है, महीने भर का बच्चा है करीब ये। देखिए कैसे ये ओम बोलने का प्रयास करेगा। देखिएगा, देखा आपने? छोटा सा बच्चा, ये 6 महीने की बच्ची है, ये इसकी माँ भी ओम का उच्चारण कर रही प्राप्ति बोलो ओम। ओम। है। देखा आपने कैसा संगीत सुनाया गया? जो संगीत गर्भ में सुना उसको बच्चा पहचान लेता। मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। इस वीडियो के माध्यम से दो चीजें आपको पता चली। एक तो ये कि जो बच्चा संगीत गर्भ में सुनता है उसको वो पहचान लेता है, उससे वो शांत हो जाता है। आप रोते हुए उसको जो भी संगीत आपने गर्भ में सुनाया होगा उसको, उससे वो शांत हो जाएगा। लेकिन लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। देखिए बच्चे को गर्भ से शिक्षा दी गई संगीत के माध्यम से, शिवो हम अर्थात तू शिव का अंश है। अब ये जो बच्चे हैं, ये जीवन की समर में भटक नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है, ये प्रोग्राम हो चुका है कि आप ईश्वर का अंश हैं। समझ रहे हैं? अब ये गर्भ से गीता का पाठ इस बच्ची ने सीखा है, और वो बहुत शुद्ध धर्मक्षेत्र बोलती है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुषवा मम कपन्दाच्चैवो किं कुरु वत्सोदय। धर्मक्षेत्र ये संगीत का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भोजन करिए तो भोजन के साथ एक गीत और बजाइए या मंत्र बजाइए। मतलब जितनी गर्भवतियां भोजन करती हैं, एक गीत या एक भजन सुबह उठने का होना चाहिए, एक गीत या एक भजन या एक श्लोक या मंत्र सोने का होना चाहिए, और एक गीत या भजन या श्लोक भोजन के लिए होना चाहिए। इससे क्या है कि आप बच्चे का टाइम टेबल गर्भ से ही सेट कर रही है, कितने बजे उठना है। जब उठने वाला गीत बजेगा तो बच्चा उठ जाएगा, जब सोने वाला गीत बजेगा तो सो जाएगा। अभी से आपको करना है, गर्भ काल से। और अगर आपको बच्चे को आईपैड, मोबाइल, टीवी से बचाना, जो कि 2 वर्ष तक अनिवार्य है, नहीं तो ऐसा हो रहा है आज कि जो बच्चे नॉर्मल पैदा हुए लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा टीवी और मोबाइल का सेवन कर लिया, आईपैड का सेवन कर लिया, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, तो ऐसे बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण आ रहे हैं। इसको कह रहे हैं वर्चुअल ऑटिज्म। तो ये देखिए, भोजन कैसे कराना है इसी तरीके से, या कोई गीत बजाइए जिसकी ट्रेनिंग गर्भ से होगी। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
प्रचोदयात्। समझना है कमांड का विकास, भावनात्मक विकास भी बहुत जरूरी है, आपकी संवेदनशीलता डेवलप होना बहुत जरूरी है। केवल आईक्यू हाई होने से कोई जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है हमारा, वो इस उद्देश्य से है कि बच्चे का आईक्यू भी हाई हो, यानी वो सोच पाए, समझ पाए, चीजों को ग्रहण कर पाए, साथ में अपने इमोशंस को समझ पाए। हाई ईक्यू, अपनी भावनाओं को समझते हुए, दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण करते हुए आप व्यवहार करें। ऐसा नहीं कि टीवी का रिमोट फेंक करके मारा और टीवी टूट गया गुस्से में, ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानती हूँ। तो इस तरह का नहीं चाहिए हमको बच्चा। और तीसरी चीज जो है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, यानी कि वो ये भी जाने, बड़ा होने पर वो ये इस बात को समझे कि इस मानवीय जीवन की गरिमा क्या है, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है। तो ये अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक उत्कृष्ट संतान हो, आने वाली पीढ़ियां हमारी महामानव बने, तो उसके लिए आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जो कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको अलग से कुछ नहीं करना है, वो स्वतः होता चला जाएगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस एक बहुत अच्छा हमारा सब्जेक्ट है, जो कि हम लोग लेते हैं यूपी में। तो इस तरह से लेते हैं कि पहले बताते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होती है, कितने प्रकार की है, फिर एक एक इंटेलिजेंस को एक एक क्लास में लेके उसके साथ की एक्टिविटी कराते हैं। जैसे इंट्रापर्सनल के लिए ध्यान जरूरी है, म्यूजिकल के लिए उसका महत्व, कैसे ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, कौन कौन सा संगीत सुने, नेचुरलिस्टिक के लिए हम क्विज रखते हैं, फिर एग्जिस्टेंशियल में फिर से हम ध्यान कराते हैं, जप कराते हैं, इंटरपर्सनल में संवाद रखवाते हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल में क्विज कराते हैं। इसी तरह से पूरी जो 9 प्रकार की इंटेलिजेंस है उनको थ्योरी और प्रैक्टिकल के माध्यम से कराते हैं। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बताता है कि कैसे एक श्रेष्ठ संतान की को गढ़ा जा सकता है, मतलब उसका निर्माण करना पड़ेगा, सुसंतति का निर्माण करना पड़ता है, ऐसा गुरुदेव ने कहा। और उत्तम संतान की जो प्राप्ति है वो भाग्य से नहीं, कर्म से होगी। और इसके लिए शिशु और माता के जो संकल्प है वो मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ के सुना रही हूँ। ये आपको संस्कार के समय भी संकल्प कराए जाते हैं। महत्व इसमें इस बात का है कि ये जो बातें हैं, जो ये बातें लिखी गई है इसके अंदर, ये है माता, ये पिता और घर वालों के लिए है ना, कि वो वातावरण का निर्माण करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया, वातावरण जो है वो जीन सिलेक्शन में काम करेगा, कौन सा जीन ऑन होना है, कौन सा जीन ऑफ होना है। अगर घर में काय कलेश का वातावरण है, गाली गलौज का वातावरण है, तो वो बच्चा कभी भी भावनात्मक रूप से सिक्योर नहीं फील करेगा, वो हमेशा इनसिक्योरिटी में जिएगा। तो ये आपको समझते हुए अपने घर वालों को भी जोड़ना है और उनको बताना है कि उनका क्या कर्तव्य है। वो जो स्वस्थ सुख में प्रसन्न आध्यात्मिक वातावरण की बात हो रही है, उसका निर्माण वो घर वाले ही तो करेंगे, पति तो करेंगे। आपस में कोई द्वेष है तो उसको बुला करके हम प्रेम का वातावरण बनाएंगे। कोई घर में नशा ना करे, कोई प्रकार की अभाव की चर्चा ना करे, घर में कोई क्रोध ना करे, जोर से ना बोले, स्वाध्याय सत्संग करें सब मिल करके, और जो माँ की उचित आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करें। अब करना तो लेकिन माँ को है, तो माँ को करने के लिए हम एक शॉर्ट आउटलाइन आपको दे रहे हैं, बाकी सब डिटेल में आपको क्लासेस में कराया जाता है। दिनचर्या, आहार, योगासन, प्राणायाम, स्वाध्याय, सारी क्लासेस चल रही हैं विधिवत। तो ये आपको सब उसमें पढ़ाया जाएगा। एक आउटलाइन दे रहे हैं कि स्वस्थ दिनचर्या होती है जो सूर्योदय से पहले चालू होती है, या तो ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से 1 घंटे पहले, और नियमित उसको पालन करना है। ये नहीं कि आज हमने क्लास अटेंड करी तो 1 हफ्ता करेंगे, नहीं, आप निरंतर उस दिनचर्या का पालन करेंगे। बच्चे के गर्भकाल के दौरान ही नहीं, बच्चे के जन्म के बाद भी, तभी उसके अंदर ये फिट होएगा टाइम टेबल की सूर्योदय से पहले उठना है, प्रार्थना करनी है। पहले सबसे पहले प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? हे ईश्वर, आपने एक दिन दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जाने कितने लोग थे जो रात में सोए पर सुबह उठे नहीं, तो एक दिन और देने के लिए मुझे जीवन का आपको धन्यवाद। फिर आत्मबोध, यानी कि डे प्लानिंग। जो अपना दिन प्लान करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा कार्य कर पाते हैं। तो एक दिन मिला है,
उस दिन आप पूरे दिन की अपनी प्लानिंग बिस्तर पे बैठे बैठे कर लीजिए। आप क्या क्या आज भोजन करना है, आप कौन सी कहानी सुनाने वाली हैं, कितने देर आप वॉक करने जाने वाली हैं, बच्चे से आप क्या क्या आज किस विषय पे चर्चा करेंगी। ये पूरा टाइम टेबल आपका सुबह बैठे बैठे बिस्तर पे तैयार होना चाहिए। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे दोपहर में रेस्ट करना है, सारा। क्या हो रहा है इससे, जब 5 मिनट का जो समय होता है उठने के बाद, जिसको हम कहते हैं एकदम जागृति नहीं आई, बस हम उठे हैं, अभी उठ के हम अलर्ट नहीं हुए, उस 5 मिनट में हमारा खुद का अवचेतन मन सक्रिय होता है। चेतन अभी जागृत नहीं हुआ। उस अवचेतन मन में हम खुद को जो भी बात कहते हैं, अपने जो भी संकल्प लेते हैं, जो भी एफर्मेशन करते हैं, वो घटित होता है, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस में चला गया। उसका घटित होना आवश्यम भी है। ऐसा गुरुदेव ने इसीलिए बताया कि आत्मबोध करिए सुबह जगते साथ, और सोने से पहले तत्वबोध। ये दो गायत्री संध्याओं का नाम दिया इसको। सूर्योदय सूर्योदय सूर्यास्त से नहीं जोड़ा इसको, जगने और सोने के साथ जोड़ा। क्योंकि गहरी निद्रा से जागरण के समय, जागरण से गहरी निद्रा के जाने समय हमारा 5 मिनट के लिए मस्तिष्क जो है शांत है। शांत है, उसमें ग्रहणशीलता अधिक है, उसमें अल्फा वेव्स की प्रधानता है, और उसको जो कुछ भी हम कहेंगे वो हमारे जीवन में घटित होएगा। ये आत्मबोध हो गया डे प्लानिंग। उषा पान करेंगे, मतलब 1 गिलास से 3 गिलास तक गुनगुना पानी लेंगे, और सीधे बैठ करके या तो उकड़ू बैठे या पीठ को सीधी रखें, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए वर्टिब्रल कॉलम को बैठना है, और उसमें घूट कर करके पीना है। उससे क्या होगा, रात भर में जो आपके मुंह में वायरस बैक्टीरिया जमा हो गए थे, बदबू आती है जिससे, वो पानी के साथ डाइल्यूट होकर के पेट में गए। ये पानी आपको बिना ब्रश किए पीना है, और जब वो डाइल्यूट होकर के पेट में जाएंगे तो नई नई एंटीबॉडीज का निर्माण करेंगे, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी और आपको कब्ज भी नहीं होगा। फिर योगासन करिए, जप करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए। सबकी साइंस है, सबकी साइंस की 1-1 घंटे की क्लास होती है। आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं। नियमित अपनी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करिए। आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, जिस पुस्तक पे आपकी श्रद्धा है उसका आपको अध्ययन करना है। फिर बच्चे में अच्छे गुणों के विकास के लिए संगीत, स्वाध्याय, सत्संग, शौर्य, साहस, सफल व्यक्तियों के जीवन मूल्यों की आपको साहित्य पढ़ना है, और मल्टीपल एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस में पूरा कवर हो जाता है कि क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। हाँ, लेकिन आपको टीवी से और ये मोबाइल से और फेसबुक, व्हाट्सएप, इससे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। दिन भर में आपको पौन घंटे 1 घंटे आराम करें, बाकी समय जो है बच्चे को आपको जैसे राइट ब्रेन डेवलपमेंट है, लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट है, उसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज बजाई जाती हैं। जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिकल होता है, रैशनल होता है, मतलब उसमें तार्किक बुद्धि होती है। तो उसमें आप पजल करिए, सुडोकू खेलिए, चेस खेलिए, नंबर गेम के लिए सेंटर है, क्रिएट सेंटर है। तो आप ड्राइंग पेंटिंग करिए, कढ़ाई बुनाई करिए, बागवानी करिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, ठीक है। और नेगेटिव इमोशन से टोटली बचिए, क्योंकि उससे कॉर्टिसोल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो आपके बच्चे के अंदर स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। सब लोग मिलकर के घर में आस्तिकता का वातावरण बनाएं, मिलकर जुल करके स्वाध्याय करें, अपनी दिनचर्या को डिस्कस करें, एक दूसरे के दुख सुख को पूछें। ये नहीं कि सब आए अपने एक एक कोने में मोबाइल लेकर के बैठ गए। आरती का क्रम करें। घर के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र लगाइए, अच्छे अच्छे प्राकृतिक चित्र लगाइए, जैसे पेड़ पौधों के लगाइए, या भगवान के लगाइए, हिमालय का लगाइए, उगते हुए सूर्य का लगाइए। अच्छे सद्वाक्य हमारे गुरुदेव ने बहुत सारे दिए हुए हैं, तो ये सद्वाक्यों के स्टिकर लगाइए जरूर जगह जगह। भोजन चूंकि बहुत विस्तृत है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपको ये समझना है कि जो हम बार बार कह रहे हैं, संतुलित सात्विक संस्कारित। संतुलित यानी कि सारा जो कुछ आपका शाकाहारी भोजन में आता है, तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के अनाज, तरह तरह की दालें, दूध, दही, छेना, पनीर, सूखी मेवा, सब कुछ आपको बैलेंस तरीके से लेना है। और इसके लिए आहार तालिका किताब में दी गई है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सात्विक क्या है, कुछ और नहीं है, यही शाकाहारी आहार जो ताजा बना हो,
सुपाच्य हो, जिसको कि धीमी आंच पे कम मसाले कम घी में तला बनाया गया हो, अच्छे मन से लिया हुआ। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आप मोटा अनाज लेते हैं, हरी सब्जियां लेते हैं, साबुत फल लेते हैं, तो इससे आपकी आंतों से सेरोटोनिन निकलता है। वो सेरोटोनिन हैप्पीनेस हार्मोन है जो आपके मस्तिष्क को सक्रिय करता है, प्रसन्न रखता है। तो अगर मस्तिष्क को पूरी क्षमता से उपयोग करना है तो आपको सात्विक आहार लेना बहुत आवश्यक है, जिसे मूड फूड भी कहा जाता है। और ये ईवा सेलब जो न्यूट्रिशनल साइकेट्रिस्ट हुई हैं हार्वर्ड की, उन्होंने बताया कि ये गट और ब्रेन, यानी कि आपका मस्तिष्क और आपकी आंतें, आपका पेट आपस में कनेक्टेड होता है हार्मोन्स के, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के माध्यम से। प्री प्रोबायोटिक, प्री प्रोबायोटिक आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिलते हैं आपको मठे में, और ओट्स में भी मिलते हैं थोड़े, आप केले में भी मिलते हैं, या आप जैसे कि कांजी बना के पी लें, वो भी, उसमें भी प्री प्रोबायोटिक मिलते हैं। ये क्या करते हैं? ये गाबा सेक्रीट करते हैं। गाबा जो है आपको चिंता मुक्त रखता है, आपको घबराहट से बचाता है, आपको पैनिक अटैक नहीं आएंगे। एक और साइंटिस्ट हुई फेलिसा जैका, उन्होंने पढ़ा कि, उन्होंने ये रिसर्च करी कि जो छोटे बच्चे आजकल बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, तो उनके ब्रेन में एक सेंटर होता है लर्निंग का, सीखने का, मेमोरी का, हिप्पोकैम्पस, वो सिकुड़ जाता है। तो अब जो बात हमको बतानी है कि आपको होलिस्टिक अप्रोच रखनी है, कंप्लीट। खाली ये नहीं कि हमने फिजिकल बॉडी पे बहुत ध्यान दे दिया, अपने अंतर की स्थिति का कोई ज्ञान ही नहीं। समग्र जीवन शैली, होलिस्टिक लाइफस्टाइल। और ये बात आज चिकित्सकों को भी समझनी पड़ेगी कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आ रही है तो उसकी हमने जांचें करा ली सारी, डुअल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, NT-NB स्कैन, टीफा स्कैन, फीटल इको, जाने कितनी सारी जांचें आजकल हम लोग कराते हैं। ठीक है, वो भी कराएंगे, वो भी आवश्यक है, क्योंकि विज्ञान का युग है, तो हमको विज्ञान के नियमों का पालन करना है। लेकिन वहां पे हमारी एंटीनेटल केयर समाप्त नहीं होती जब तक कि हम इन चीजों का समावेश अपनी अ, गर्भवतियों के लिए उनको इसका ज्ञान नहीं देते। यानी कि इन सब चीजों को उसकी दिनचर्या में इसका समावेश करना बहुत आवश्यक है, और इसके अभूतपूर्व रिजल्ट मिल रहे हैं। जैसे वो ध्यान करती है तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, ब्रेन में अल्फा वेव्स होंगी, है ना, ब्रेन का साइज बढ़ जाता है, जप करने से चक्रों की एनर्जी बढ़ जाती है। आसन प्राणायाम, आसन करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, प्राणायाम से प्राण शक्ति बढ़ेगी, तेजस्वी बच्चा होएगा, ओजस्वी बच्चा होएगा। स्वस्थ आहार की योजना मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बताई, स्वाध्याय, संगीत, ये पूरा एक डिफरेंट, पूरा एक क्लासेस अलग से, मतलब इसमें अलग अलग क्लास देते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पे, एक एक सब्जेक्ट पे अलग अलग क्लास चलती है। ध्यान और जप का महत्व, इसका विज्ञान क्या है, आसन प्राणायाम के पीछे की विज्ञान क्या है, आहार को तो कई लंबा पढ़ाते हैं, संगीत का विज्ञान पूरा पढ़ाते हैं हम लोग क्लासेस में। तो अब इसके साथ ही मैं यहाँ समाप्त करती हूँ, क्योंकि ये आगे का और विस्तृत है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा जो मैंने बताया।